अब जो लिजर्ड्स में ऑटोटोमी के थ्रू अपनी टेल को ये अलग कर लेती हैं, लिजर्ड्स अपनी रीजनरेशन की पावर की वजह से दोबारा से टेल उनके अंदर रीजनरेशन के थ्रू दोबारा डेवलप हो जाती है। द लिजर्ड्स लेटर रीजनरेट द लॉस्ट पोर्शन ऑफ द टेल। उसके बाद हम आ जाते हैं लोकोमोशन की तरफ। ये तो था उसका वर्टिब्रल कॉलम के सारे रीजन्स। अब हम आते हैं कि लोकोमोशन में कैसे उसका स्केलेटन उसकी हेल्प आउट करता है। लोकोमोशन इन प्रिमिटिव रेप्टाइल्स इज सिमिलर टू दैट ऑफ सैलामेंडर्स, यानी शुरू के जो रेप्टाइल्स थे, प्रिमिटिव मोस्ट रेप्टाइल्स जब शुरू में इवॉल्व करके आए थे तो उनकी तकरीबन वही मूवमेंट्स थी जो हम सैलामेंडर्स में देखते हैं। रिगलिंग मूवमेंट्स हैं, अपने उनके जो बाजू या टांगें थीं तो वो साइड के ऊपर फैले हुए थे, उनकी बॉडीज़ तकरीबन टच करती थी ग्राउंड को और वो रिगलिंग मूवमेंट यानी क्रॉलिंग मूवमेंट शो करते थे। The body is slung low between the paired stocky appendages which extend laterally and move in the horizontal plane। तो उसमें ये था कि जो उनके लिम्स थे, फोर लिम्स या हाइंड लिम्स, वो बिल्कुल बॉडी के हॉरिजॉन्टल प्लेन में यानी एक ही प्लेन में सारी चीज़ें मौजूद थीं और उसकी जो बेली थी या उसका जो वेंट्रल सरफेस थी वो ज़मीन के साथ या सबस्ट्रेटम के साथ अटैच थी और इस तरह से वो फैले हुए बाजुओं और टांगों के साथ जो है वो रिगलिंग मूवमेंट शो करते थे। The limbs of other reptiles are more elongate and slender and are held closer to the body। जैसे जैसे हम आगे की तरफ आते हैं स्पेशली इन लिजर्ड्स के अंदर, तो लिजर्ड्स में देखा जाए या फिर हम ऑर्कोसौरिया लीनेज में देखते हैं जैसे डायनासोर्स थे या मुख्तलिफ़ किस्म के और रेप्टाइल्स जैसे जैसे आगे डेवलप करते गए उनके अंदर ये जो एडेप्टेशन है ये डिफरेंट हो गई। उसके बाद क्या हुआ कि थोड़ी अपराइट पोजीशन उनकी होना शुरू हो गई। ये जो उनके फोर लिम्स और हाइंड लिम्स हैं इनकी पोजीशन जो है वो थोड़ी क्लोज हो गई, यानी दोनों जब बाजू आपस में क्लोज होंगे या दोनों आपस में क्लोज होंगी टांगें, तो उसकी वजह से क्या होगा कि बॉडी जो है वो ऊपर उठ जाएगी क्योंकि इनके क्लोजर की वजह से ये ज़्यादा वर्टिकल पोजीशन में आ जाएंगी, तो उसकी वजह से बॉडी इनकी अपलिफ्ट हो जाएगी। द नी एंड एल्बो जॉइंट्स रोटेट पोस्टीरियरली, दस द बॉडी इज़ हायर ऑफ द ग्राउंड एंड द वेट इज़ सपोर्टेड वर्टिकली। तो इसकी टांगें जो है या इसके बाजू जो है बेसिकली अपनी एल्बोज़ के थ्रू या अपने एंकल्स के थ्रू उसका वेट उठाती हैं बॉडी का और वो ज़मीन से या ग्राउंड से अच्छी खासी ऊपर उठ जाती है। मैनी प्री हिस्टोरिक रेप्टाइल्स वर बाईपेडल। उसके बाद हम देखते हैं जैसे डायनासोर्स वगैरह थे वो इस तरह नहीं कि चार टांगों पर चलते थे, फोर लिम्स और हाइंड लिम्स सबको यूज़ करते थे, बल्कि वो अपनी बेसिकली अपराइट पोस्चर रखते थे। अगर डायनासोर को आप विजुअलाइज करें तो उसमें हम देखते हैं कि डायनासोर्स बेसिकली अपनी पिछली दो टांगों पे चलते थे और आगे वाले जो उनके बाजू थे, फोर लिम्स जो थे वो फ्री हो गए थे मूवमेंट के हवाले से। They were bipedal, meaning that they walked on hind limbs. They had a narrow pelvis and a heavy outstretched tail for balance। अगर आप उसको ऑब्ज़र्व करें किसी डायनासोर के पिक्चर को या उसको विजुअलाइज करें आप, तो आपको देखने को मिलेगा कि बेसिकली पेल्विक रीजन उसका छोटा है, यानी जहाँ पर पेल्विक गर्डल मौजूद है, जहाँ पे उनकी टेल स्टार्ट होती है, वो एक शॉर्ट सा रीजन है या नैरो सा रीजन है और उनके बॉडी के पीछे अच्छी खासी हैवी टेल है। तो उसका टेल का हैवी होने का मकसद इसलिए है सिर्फ कि वो उनकी बॉडी के वज़न को सहार सके या उसको बैलेंस कर सके। बाइपेडल लोकोमोशन फ्रीड द फ्रंट अपेंडेजेस विच बिकेम अडेप्टेड फॉर प्रे कैप्चर और फ्लाइट इन सम एनिमल्स। तो उसमें बेसिकली आगे वाली टांगें जो है वो फ्री हो गई हैं और उनको फिर दूसरे कामों में इस्तेमाल किया जाने लगा, जैसे फूड कैप्चरिंग हो गई या मुख्तलिफ और किस्म के जो फंक्शंस हैं या फ़्लाइट के काम आना, जैसे मुख्तलिफ इसी डायनासोर्स की एग्जांपल्स थी जिसमें उड़ने की सलाहियत या ग्लाइडिंग की जो इनकी कैपेबिलिटी थी वो भी हम देखते हैं कि वो फ्लाई भी कर सकते थे। तो आगे वाली जो टांगें हैं वो फ्री हो गई लोकोमोशन से और उनका काम जो है बेसिकली डिफरेंट हो गया फॉर फूड कैप्चरिंग और फॉर फ्लाइट। Now the next topic in evolutionary pressure is follows the nutrition and digestive system. Most reptiles are carnivorous, although turtles will eat almost anything organic। यानी ज़्यादातर आपको स्पीशीज़ ऐसी ही मिलेंगी जो कि कार्निवोरस होंगी, शिकारी होंगे, लेकिन टर्टल्स जो हैं वो एक एक्सेप्शन है इनके अंदर, वो तकरीबन सब कुछ खा लेते हैं। द टंग्स ऑफ टर्टल्स एंड क्रोकोडाइल्स आर नॉन प्रोट्रूजिबल एंड एड इन स्वेलोइंग। इसमें हम दो तरह की इनकी टंग्स देखते हैं। एक तो हमने स्नेक्स और लिजर्ड्स की ऑब्जर्व की हैं जो कि प्रोट्रूड कर सकते हैं, यानी बार बार जैसे सांप को हम जहन में लाएँ तो उनकी ज़बान जो है वो एक तो फोक्ड होती है और वो बार बार बाहर लाते हैं और अंदर ले जाते हैं, इस तरह की प्रोट्रूजिबल टंग्स हैं। और दूसरी कैटेगरी टर्टल्स की और क्रोकोडाइल्स की है जिनकी प्रोट्रूजिबल टंग्स नहीं हैं। उनका काम सिर्फ टंग का होता है एड करना या हेल्प आउट करना स्वेलो करने में या उसको निगलने में। लाइक सम एनुरेंस, सम लेजर्ड्स एंड टॉटर्स हैव स्टिकी टंग्स फॉर कैप्चरिंग द प्रे।
जैसे हमने पीछे देखा था कि सफिनोडॉन पंक्टेटस, जिनको हम टॉटरा कहते हैं, उनकी अपनी बॉडी के साइज़ से भी लंबी ज़बान है। उसको फ्लिक आउट कर कर वो अपने प्रेस को या उसको चिपका सकते हैं, उसके साथ अटैच कर सकते हैं। स्टिकी होती हैं उनकी टंग्स और वो अपने शिकार को पकड़ कर अंदर ले जाते हैं। द टंग एक्सटेंशन ऑफ कैमेलियन एक्सीड्स देयर बॉडी लेंथ. Probably the most remarkable adaptations of snakes involves the modification of skull for feeding. अगर आपको याद हो चैप्टर के स्टार्ट में भी हमने इनकी जब क्लासिफिकेशन पढ़ी है तो उसमें हमने स्नैक्स और लिजर्ड्स के डिफरेंस बेसिकली यही देखे थे कि जो स्नैक्स हैं उनकी एंटीरियर साइड्स पे जो है वो जॉज लूजली अटैच्ड हैं, उनकी लिगामेंट्स यहाँ पे थोड़ी सी वीक होती हैं एंटीरियर पोर्शंस में, जिसकी वजह से इसका राइट जॉ उसके लेफ्ट जॉ से थोड़ा सा इंडिपेंडेंट हो जाता है। इसी तरह से लोअर जॉ में भी लेफ्ट और राइट साइड जो है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो जाती हैं। तो इनकी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से जितना बड़ा चाहे ये मुंह खोल लेता है और अपने से जो मुंह से बड़े साइज़ के शिकार को भी आराम से एनगल्फ कर सकता है। तो सबसे बड़ी मॉडिफिकेशन स्नैक्स के पास ये है कि उसके अंदर उसकी स्कल और उसके जॉज जो है वो इस तरह से अल्लाह ताला ने बनाए हैं। The bones of the skull and jaws loosely join and may spread apart to ingest the prey much larger than the snake's normal head size. The bones of the upper jaw are movable on the skull and ligaments loosely join the halves of the both upper and lower jaws anteriorly. यानी इसकी जो anterior portion है बेसिकली इसके दरमियान में जो ligaments है, दरमियान में जो कनेक्शन है राइट और लेफ्ट साइड के, वो लूज़ हैं। वो थोड़े से लूज़ होने की वजह से इसकी राइट और लेफ्ट साइड्स आपस में अलग अलग हो जाती हैं, या इसकी ऊपर और नीचे वाले जॉज के आप 4 पोर्शंस कर सकते हैं, अपर राइट एंड लेफ्ट और लोअर राइट एंड लेफ्ट हाफ्स कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये अपने से बड़े साइज़ को निगल सकता है। After a prey is captured, opposite sides of the upper and lower jaws are alternately thrust forward and retracted. जब एक दफ़ा ये मुंह में फंसा लेगा किसी भी शिकार को, उसके बाद ये अपने अपर जॉ, यानी एग्जाम्पल के तौर पर कि ये अपर राइट जॉ और लोअर लेफ्ट जॉ एकदम उनको करेगा कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, और इसी तरह से अपर लेफ्ट जॉ और लोअर राइट जॉ, इन दोनों को ऑल्टरनेटिवली जो है वो उसके थ्रू च्यू करता है और उसको थ्रू एनगल्फ करता है अपने शिकार को। Bones of the upper jaw are movable on the skull and ligaments loosely join the halves of both upper and lower jaws so they can move independently of each other. The glottis, the respiratory opening, is far forward so that the snake can breathe while slowly swallowing the prey. यानी अपने शिकार को निगलने के साथ साथ इसकी सांस लेने का अमल या इसकी गैसेस लेने का अमल जो है वो जारी रह सकता है, क्योंकि इसकी जो नेज़ल कैविटी है वो अच्छी खासी फासले के ऊपर है और वो डिस्टर्ब हुए बगैर उसके थ्रू सांस लेना जारी रख सकता है ड्यूरिंग स्वैलोइंग।